नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, इस वक्त घड़ी में 7:11 हुए हैं। आज के करंट अफेयर्स में हम बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे आज की हेडलाइन के बारे में। आज के हेडलाइन के बारे में बात करें तो चांद पर पाँव रख अंतरिक्ष में लगाएंगे छलांग। उसके बाद हम देखेंगे चंद्रयान 2 क्या है, चंद्रयान 2 के मिशन के बारे में देखेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे चंद्रयान 2 के बारे के बाद भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन नासा के बारे में हम देखेंगे। दूसरी हेडलाइन, नेक्स्ट हेडलाइन आपके नासा के संगठन उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की माटी कला रोजगार योजना, उत्तर प्रदेश शुरू की। फिर 16 जनवरी से शुरू होगा 51वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के बारे में। फिर उसके बाद दूसरा नेक्स्ट हेडलाइन होगी आपकी, चीन ने हिंद महासागर में तैनात किया सी विंग है ग्लाइडर। और नेक्स्ट आपका होगा एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप के बारे में देखेंगे। और उसके बाद आयुसियन इंटरनेशनल यूनियन कंजर्वेशन नेचर के बारे में देखेंगे। और नेक्स्ट बातें हम देखेंगे आपको, फिर आपके ट्रेडिशनल टॉपिक के बारे में देखेंगे, जो डेली आपको 4 से 5 क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिशनल टॉपिक में। साथ ही साथ 4 से 5 क्वेश्चन के साथ साथ एक क्वेश्चन ऑफ द डे भी मैं देता हूँ आपको ट्रेडिशनल टॉपिक से ही। आप सभी लोगों से मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी लोग क्वेश्चन को ज़रूर पार्टिसिपेट किया करें। और क्वेश्चन को यदि आप पार्टिसिपेट करते हैं, क्वेश्चन यदि कमेंट में बॉक्स में देते हैं, तो आप समझिए कि आपका डेली रिवीजन हो रहा है और आप बहुत अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए बात करते हैं आज के विस्तार पूर्वक करंट अफेयर्स में। बात करते हैं कि पहली बातें कही जा रही है कि चांद पर पांव रख अंतरिक्ष में लगाएंगे छलांग। चांद पर पांव रख अंतरिक्ष में लगाएंगे छलांग। इससे तात्पर्य क्या है, आइए बात करते हैं इससे तात्पर्य क्या है। दोस्तों, अभी हाल ही समय में क्या हुआ, हाल ही समय में चीन ने चांग-E 5 नामक एक स्पेस क्राफ्ट चांद पर भेजा, और जो यहाँ से मिट्टी और चट्टानों के सैंपल लेकर धरती पर आया। तो किसने भेजा? चीन ने चांग-E 5 नामक एक स्पेस क्राफ्ट भेजा और चांद पर भेजा। कहाँ पर भेजा? चांद पर भेजा। और चांद ने वहाँ से चांद पर भेजा और वहाँ से जो स्पेस क्राफ्ट है मिट्टी लेकर आया और मिट्टी और चट्टानों के सैंपल लेकर आया। और चीन के मून स्पेस सैंपल से ठीक पहले अमेरिकी अंतरिक्ष ने भी एजेंसी नासा ने, देखिए अमेरिकी एजेंसी अंतरिक्ष नासा ने भी पानी की मौजूदगी की प्रत्यक्ष पुष्टि कर दी है चंद्रमा पर। देखिए नासा ने भी कहा है कि चंद्रमा पर जो है पानी की मौजूदगी है, और प्रत्यक्ष पुष्टि की है नासा ने। फिर उसके बाद नासा ने अपने आर्टेमिस मून मिशन की रूपरेखा के प्रकाशित की। इस मिशन के जरिए 48 वर्ष बाद इंसानों को एक बार फिर से चांद पर उतरने की योजना बना रहा है। अमेरिका कह रहा है कि 48 वर्ष बाद हम क्या करेंगे, 48 वर्ष बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर चांद पर मानव मिशन यानी कि मानव को हम बसाने की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले ही बहुत सारे देश यानी कि ये लोग भी फिर उसके बाद बने। फिर अपोलो मिशन की बात करें तो अपोलो मिशन के बाद करीब 4 दशकों तक चंद्र अभियानों के प्रति एक बेरुखी सी छा गई थी। दोस्तों, जब अपोलो मिशन आया, अपोलो मिशन करने के बाद सभी लोगों ने एक तरीके से 4 दशकों तक बिल्कुल ही बंद कर दिया था और किसी भी प्रकार की कोई मिशन नहीं। लेकिन जब दोबारा चंद्रयान मिशन 2 लॉन्च किया गया और इसकी विफलता हुई इसरो ने, तब मानो एक तरीके से होड़ सी मच गए और सभी देश इस पर फिर से अपनी दृष्टि बना लिए और चंद्रयान 3 के लिए नए जोश के साथ प्रेरित हो गए। रूस और चाइना ने 2024 तक चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यात्री उतारने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, इतना ही नहीं, रूस और चाइना 2024 तक चंद्रमा पर अपने अंतरिक्ष यात्री उतारने की तैयारी कर रहे हैं। यही नहीं, कई निजी कंपनियां भी चांद पर उपकरण पहुंचाने और प्रयोगों को गति देने के उद्देश्य से नासा का ठेका हासिल करने के लिए कतार में खड़ी हुई। देखिए, कई कंपनियां ऐसी हैं जो नासा से अपना ठेका नासा से ठेका लेने के लिए कतार में खड़ी हुई हैं कि हम भी चांद पर काम करने के लिए तैयार हैं, बस नासा हमारा थोड़ा सा साथ दे बस। और इतना ही नहीं, फिर इसके बाद ये भी बताया जा रहा है इस आर्टिकल में ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ खनन से लेकर होटल बनाने और मानव बस्तियां बसाने तक की योजना चल रही है। देखिए, इतना ही नहीं, बल्कि हमारे जो अन्य देश हैं, रूस, चाइना, अमेरिका, भारत भी एक तरीके से उसी होड़ में लगा हुआ है
कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, खनन से लेकर होटल बनाएंगे, मानव बस्तियाँ बनाएंगे। और हाल के वर्षों में नए हुए अनुसंधान से ये पता चलता है कि भविष्य में पृथ्वीवासियों द्वारा रिहायशी कॉलोनी बसाने की सबसे ज़्यादा उपयुक्त स्थान रहेगा हमारा पड़ोसी ग्रह क्या है, मंगल ग्रह। मंगल ग्रह की बात की जा रही है कि यदि हम यहाँ पर यदि मानव बस्तियाँ बसाते हैं तो हमारे लिए ज़्यादा उपयुक्त होगी। नासा ने 1980 में के दशक में शुरुआत में ही लाल ग्रह पर कदम रखने की योजना बनाई थी। देखिए 1980 में नासा ने क्या किया था, नासा ने 1980 के दशक के शुरुआत में ही लाल ग्रह यानी मंगल ग्रह पर कदम रखने की योजना बना दी थी, लेकिन राजनीतिक और सामाजिक प्राथमिकताओं के बदलाव की वजह से ठंडे बस्ते की तरह चली गई। देखिए ठंडे बस्ते की तरह मतलब एक तरीके से फिर नहीं कर पाया अमेरिका ने, फिर आपके नासा ने ऐसा नहीं कर पाया। लेकिन उसके बाद एक तरीके से कहा जा सकता है, हालांकि इस दशक में मंगल ग्रह पर मानव युक्त मिशन भेजने की बात नहीं है, लेकिन मंगल अन्वेषण के लिए विभिन्न देश रोवर, माइक्रो सैटेलाइट, ऑर्बिटर और वगैरह लॉन्च करने की कई बार योजना बनाए हैं। और यहाँ कह सकते हैं कि मंगल एक बार फिर से इंसानों के सपनों मंगल ग्रह पर एक बार फिर इंसानों के सपनों की नई मंजिल बन गया है। और स्पेस ए ब्लू ओरियन जैसे नई कंपनियां भी अपने बदौलत मंजिल पर दौड़ रही हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, आइए बात करते हैं, और भी इस आर्टिकल में कहा जा रहा है कि यहाँ तक हम इतना अनुसंधान में लगे हुए हैं कि इंसान हमेशा तो जवान नहीं रह सकता है, लेकिन उसकी उम्र की जो रफ्तार बढ़ती जा रही है उसको हम कम जरूर कर सकते हैं। मतलब कि इस दशक में क्या है, जो अभी वर्तमान का जो दशक चल रहा है उसमें अमृत शोध के कई प्रोजेक्ट प्रस्तावित कर दिए गए हैं, कई प्रोजेक्ट चालू किए गए हैं। और यह बताया जा रहा है इस आर्टिकल में कि अभी तक जो आपकी 20वीं सदी में भौतिक विज्ञान की सदी थी, और 21वीं सदी क्या होगी आपकी, बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव प्रौद्योगिकी की सदी होगी। और पिछले कुछ दिनों से आपने देखा कि नए नए अनुसंधान किए जा रहे हैं। आज जीन इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, जीन एडिटिंग, इतना सारा कुछ हो रहा है। तो पहली चीज़ें हमने देखा कि क्या क्या हो रहा है इस आर्टिकल में, इसके आर्टिकल में किन किन बातों की चर्चा की गई है। पहली चर्चा ये भी की गई है, एक चर्चा की गई है आपके नासा के बारे में, इसरो के बारे में और चंद्रयान 2 के बारे में। आइए बात करते हैं इन तीनों के बारे में कि चंद्रयान 2 क्या है और आपका इसरो क्या है और नासा क्या है, इनके बारे में आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे चंद्रयान 2 की बात करेंगे। चंद्रयान 2 की बात करें तो चंद्रयान 2 या चंद्रयान चंद्रयान 2 या द्वितीय चंद्रयान 1 के बाद भारत का दूसरा चंद्र अन्वेषण अभियान है। देखिए भारत का यह दूसरा चंद्र अन्वेषण अभियान है जिसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने विकसित किया है। देखिए चंद्रयान 2 जो है चंद्रयान 1 के बाद आने वाला दूसरा चंद्र अन्वेषण अभियान है, और जिसकी शुरुआत किसने किया था, आपके इसरो ने किया था, या इसको विकसित करने वाला कौन था, इसरो था। और अभियान को GSLV संस्करण 3 से प्रक्षेपण द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। ठीक है, प्रक्षेपण द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। दूसरी बात, इस अभियान में भारत में निर्मित एक चंद्र कक्षयान और एक रोवर, एक लैंडर शामिल किया गया है। इसमें क्या शामिल किया गया, एक चंद्र कक्षयान, एक रोवर और एक लैंडर शामिल किया गया। अभी हम इसको और भी विस्तार पूर्वक देखेंगे कि इसको कब छोड़ा गया था, चंद्रयान 2 को कब छोड़ा गया था। तो चंद्रयान 2 को श्रीहरिकोटा से छोड़ा गया था, कब, 15 जुलाई 2019 को। और कितने बजे छोड़ा गया था, 2:51 पर। और GSLV MK3 और M1 से छोड़े जाने का कार्यक्रम है। GSLV MK3 M1 से छोड़े जाने का यह कार्यक्रम है। कब छोड़ा गया था, 15 जुलाई 2019 को 2:51 पर। कहाँ से छोड़ा गया था, श्रीहरिकोटा से, चंद्रयान 2 आपका। अब आइए बात करते हैं इसमें और भी चीज़ें जो दी गई हैं कि इसमें और भी क्या कहा जा रहा है। दूसरी बात करें तो यह लैंडिंग इसरो और चंद्रयान 2 दोनों के लिए ही बेहद अहम है। इसरो के लिए और चंद्रयान 2 के लिए, दोनों के लिए ही बेहद अहम है यह लैंडिंग जो है। और इसकी जिम्मेदारी चंद्रयान 2 के लैंडर की है, और लैंडर का नाम इसरो ने क्या रखा है, विक्रम रखा है। तो
तो अभी आपके मन में चल रहा था विक्रम नामक क्या बात की जा रही, तो विक्रम आपका वही है, लैंडर का नाम ही है जिसको इसरो ने क्या रखा है, विक्रम रखा है। और रोवर का नाम इसरो ने क्या रखा है, प्रज्ञान रखा है। इसरो रोवर का नाम क्या रखा है, इसरो ने रोवर का नाम क्या रखा है, प्रज्ञान रखा है इसरो ने। ठीक है, तो दोस्तों अभी आपको पता चला कि चंद्रयान 2 क्या है। चंद्रयान 2 ये है कि चंद्रयान 1 के बाद चंद्रयान 2 का अन्वेषण किया गया और किसके द्वारा किया गया, आपका इसरो के द्वारा किया गया, और GSLV Mk3 और M1 के द्वारा इसे प्रक्षेपित किया गया। और कब किया गया, 15 जुलाई 2019 को, 15 जुलाई 2019 को। और दूसरी चीज़ें 2:51 पर, इतने आपको नहीं याद रखना है 2:51 पर, लेकिन अगर आप सुन रहे हैं तब भी आप याद ही कर लेंगे। फिर चंद्रयान 2 के जो लैंडर है उसका नेम इसरो ने क्या रखा था, विक्रम रखा था। रोवर का नाम क्या रखा, प्रज्ञान रखा। अब आइए बात करते हैं चंद्रयान मिशन की और भी चीज़ें। इसका मकसद क्या है। चंद्रयान 2 भारतीय चंद्र मिशन है जो पूरी हिम्मत से चांद के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर उतरेगा। देखिए, जो आपके पूरी तरीके से, पूरी हिम्मत के साथ एक तरीके से चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, कहाँ पर, चांद के दक्षिणी ध्रुव पर, दक्षिणी क्षेत्र में उतरेगा, और जहाँ तक अभी तक कोई देश नहीं पहुँचा है। देखो, इतना ही नहीं, यहाँ पर ये भी बताया जा रहा है अभी तक चांद के दक्षिणी ध्रुव पर कोई भी देश वहाँ तक नहीं पहुँचा है। यानी कि चंद्रमा का दक्षिणीय क्षेत्र होगा, चंद्रमा का दक्षिणीय ध्रुवीय क्षेत्र होगा। इसका मकसद क्या है, इसका मकसद चंद्रमा के प्रति जानकारी जुटाना और ऐसी खोज करना जिनसे भारत के साथ पूरी मानवता को फायदा हो। देखो, भारत को तो फायदा होगा ही है, लेकिन विश्व के मानवता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो सभी को फायदा होगा। तो इसका उद्देश्य क्या है मित्रों, इसका उद्देश्य ये है कि चंद्रमा के प्रति जानकारी जुटाना और ऐसी खोज करना जिनसे भारत के साथ साथ पूरी मानवता जाति को भी फायदा हो। अब आइए बात करते हैं और अगली कड़ी के बारे में बात करें। आइए बात करते हैं तीसरे हेडलाइन की बात करें, यानी तीसरी बात करें तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की बात कर लेते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन क्या है। भारतीय अनुसंधान अंतरिक्ष संगठन को कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला जाता है, इसरो बोला जाता है, इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर बोला जाता है, इंग्लिश में इसे बोला जाता है। दूसरी बात करें तो अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में है, और इस संस्थान में लगभग 17,000 कर्मचारी और वैज्ञानिक कार्यरत हैं। संस्थान का मुख्य कार्यरत भारत के लिए, इसका काम क्या है, भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधित तकनीकी उपलब्ध कराना इसरो का काम है। भारत के लिए अंतरिक्ष संबंधी यानी कि स्पेस संबंधी जो भी तकनीकी यानी टेक्निकल चीज़ें उपलब्ध करवाने का काम कौन करता है, इसरो करता है। अब आइए बात करते हैं इसरो के बारे में और भी। इसरो के संस्थापक कौन थे। इसरो के संस्थापक की बात करें तो विक्रम अम्बालाल साराभाई, विक्रम अम्बालाल साराभाई ने इसके संस्थापक थे। और इसकी संस्थापना यानी इसकी स्थापना कब हुई थी मित्रों, तो 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है, बेंगलुरु में, और इसका संक्षिप्त रूप क्या है, आपका इसरो है। और इसके निदेशक कौन है, कैलाशवा दीवू सिवान, और जिसे आप के सिवान के नाम से जानते हैं, और इनका पूरा नाम क्या है, के सिवान का कैलाशवा दीवू सिवान है। और सहयोगी कंपनी क्या है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। इसरो की जो सहयोगी कंपनी है जो आपकी एक तरीके से साथ देती है उसका नाम है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र। अब आइए बात करते हैं नासा के बारे में। नासा के बारे में यदि बात करें तो नासा क्या है आपकी, नासा भी एक तरीके अंतरिक्ष स्टेशन है यानी कि अंतरिक्ष एजेंसी है। अब आइए करते हैं इसके बारे में। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, जिसे संक्षेप में क्या कहा जाता है, नासा। तो नासा का फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, और इसे संक्षेप में क्या कहा जाता है, नासा कहा जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की शाखा है, किसकी सरकार की, यहाँ की शाखा है, संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकार की शाखा है, जिसे बोला जाता है यूएसए की। और जो देश के सार्वजनिक अंतरिक्ष कार्यक्रमों एवं एरोनॉटिक्स एवं स्पेस से शोधन के लिए जिम्मेदार है। तो इसका काम क्या है कि ये जो जैसे आपका इसरो काम करता है, जैसे आपका इसरो काम करता है भारत के लिए काम करता है, वैसे ही आपके नासा काम करता है अमेरिका के लिए काम करता है मित्रों। अब आइए बात करते हैं इसके और भी बारे में, कलाकृतियों के बारे में बात करें तो इसके कलाकृतियों के बारे में बात करें, हम्बल्स
व्यूज स्टेलर जेनेसिस इन द साउथर्न एंड पिनवेल से ज़्यादा है। और दूसरी बात करें इसके बारे में, जो मेन चीज़ें हैं ये सब आपको नहीं याद रखना है। आपको याद रखने वाली चीज़ क्या है, इसके संस्थापक कौन है, डॉइट डेविड आई आइजनहावर। आइजनहावर इसके क्या हैं, आपके संस्थापक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1 अक्टूबर 1958 यूनाइटेड स्टेट्स में। और इसका मुख्यालय कहाँ पर, 1 अक्टूबर 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी, यानी यूएसए में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, वाशिंगटन डीसी, संयुक्त राज्य अमेरिका में इसका मुख्यालय है किसका, नासा का। और नासा की सहयोगी कंपनी जो है उसका नेम है, सहयोगी कंपनी का नाम है नासा गोडार्ड्स स्पेस फ्लाइट सेंटर। और इससे कई और भी कंपनियां जुड़ी हुई हैं, लेकिन मेन कंपनी जो है आपका एक तरह से गोडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर है। अब आइए बात करते हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या योजना लाई है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो, माटी कला की योजना की बात करते हैं, रोजगार की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडलाइन है, नेक्स्ट हेडलाइन को आइए बात करते हैं विस्तार पूर्वक। उत्तर प्रदेश सरकार ने शुरू की माटी कला योजना। तो आपके एग्जाम में ये भी पूछा जाएगा, माटी कला योजना, माटी कला रोजगार योजना शुरू करने वाला कौन सा राज्य है भारत का, वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारे में आप जानते हो, यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, श्री आदित्य योगी नाथ जी हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान के मुख्यमंत्री कौन है, आदित्य योगी नाथ जी ने माटी कला रोजगार योजना की शुरुआत की है। दूसरी बात करें इनके बारे में, यदि और भी बात करें तो योगी आदित्यनाथ ने राज्य में प्लास्टिक से बने सामानों को रोकने और मिट्टी की कला को बढ़ावा देने के लिए मिट्टी के सामानों को देश में हित उपयोग करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। देखिए ऐसी योजना की शुरुआत करने के पीछे का क्या उद्देश्य है, ऐसी योजना को शुरू करने का उद्देश्य ये है, सरकार का मानना है कि जो प्लास्टिक है उसको हम बंद करेंगे और जो मिट्टी की चीज़ें हैं, मिट्टी की चीज़ों को हम बढ़ावा देंगे। जब हम बढ़ावा देंगे तो रोजगार, देश में रोजगार फैलेगा और इससे प्रदूषण भी कम होगा, जो कि वाकई में देखा जाए तो ये बहुत ही अच्छा और सराहनीय कदम है। इस पे सरकार को हमारा एक बार अप्रिसिएट हम कहना चाहेंगे, और आप भी करिए अप्रिसिएट। सरकार ने अगर ऐसे कदम से उठाए हैं, ऐसे कदम वाकई में हमारे देश के लिए ही नहीं बल्कि हमारे विश्व के लिए भी यह फायदेमंद और कारगर साबित होगा मित्रों। अब आइए बात करते हैं और भी इसकी अगली कड़ी। इस योजना के अंतर्गत कुम्हार जाति को 10 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जाएगा। देखिए इस योजना में जो शुरुआत की गई है, सबसे मुख्य बात ये कही गई है कि हम क्या करेंगे, सरकार ने कहा है कि हम क्या करेंगे, 10 लाख तक का, 10 लाख रुपए तक का, 10 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के हम देंगे। जो कुम्हार जाति के लोग हैं, जो एक तरीके से दिवाली बनाते हैं, ठीक है, और जो एक तरीके से प्याला कप बनाते हैं, मिट्टी के जो बर्तन बनाते हैं, इसके लिए। और जिसके लिए अभी तकरीबन करीबन 15,000 से अधिक कुम्हारों ने आवेदन कर दिया है। जैसे ही यह योजना लॉन्च की गई दोस्तों, इसमें 15,000 से अधिक कुम्हारों ने इस योजना को लेने के लिए आवेदन कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ें हैं और बहुत ही अच्छा योजना है। यह सरकार के सराहनीय कदम है। अब आइए बात करते हैं 16 जनवरी से 51वां यानी 91वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू किया जा रहा है। तो आइए विस्तार पूर्वक बात करते हैं। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, जिसे IFFI बोला जाता है, 51वां संस्करण 16 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक यह समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 16 जनवरी से लेकर 24 जनवरी तक यह समाप्त हो जाएगा। 16 जनवरी शुरुआत होगा और 24 जनवरी को समाप्त हो जाएगा। इस वर्ष आयोजित 91वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में थॉमस विंटरबर्ग की फिल्म अंदर राउंड का भारतीय प्रीमियर भी शामिल किया गया है। और यह फिल्म ऑस्कर में डेनमार्क की आधिकारिक एंट्री को भी इस वर्ष दर्ज किया गया है। और इसमें 21 गैर फीचर फिल्मों को शामिल किया गया है और 26 पैनोरमा सेक्शन के तहत 26 फीचर फिल्म को भी शामिल किया गया। तो इतनी सारी चीज़ें आपको नहीं याद रखना है, बस आपको ये याद रखना है कि जो 51वां यानी 51वां आपका अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू किया गया था, कब से कब तक शुरू किया गया था, बस इतना ही आपको ध्यान रखना है। 16 जनवरी से 24 जनवरी तक चलेगा। आइए बात करते हैं अगली हेडलाइन के बारे में। बात करें
अगली हेडलाइन के बारे में बात करें दोस्तों, अगली हेडलाइन की बात करें तो चीन ने हिंद महासागर में तैनात किया सी विंग हाई ग्लाइडर। देखिए चीन ने हिंद महासागर में तैनात किया सी विग हाई ग्लाइडर। देखिए इसमें रक्षा मामलों के विश्लेषक ने बताया है कि HI सटन के अनुसार हिंद महासागर में चीन ने अपने सी विस विग हाई ग्लाइडर अंडर वाटर ड्रोन का बड़ा बेड़ा तैनात किया है। अंडर वाटर ड्रोन का बेड़ा तैनात किया है, किसने किया है? आपका चीन ने किया है। चीन ने इसके पहले ही चीन ने सबसे पहले 2019 में वर्ष 2019 के दिसंबर में के मध्य में अंडर वाटर ड्रोन्स को लॉन्च कर दिया था, और जिसने 3400 से ज़्यादा ऑब्जर्वेशन भी किए थे चीन ने। और इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि चीन ने हाल ही में हिंद महासागर में 14 ग्लाइडर अंडर वाटर ड्रोन डालने की बात कही है, जिसमें से वह 12 का ही उपयोग करेगा। ठीक है, 14 डालेगा, लेकिन वह कितने का उपयोग करेगा? 12 की बात करेगा। आइए बात करते हैं एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप में भारत बन गया है सह अध्यक्ष। भारत बन गया है एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का सह अध्यक्ष बन गया है। तो भारत अगले 3 वर्षों के लिए एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का सह अध्यक्ष बन गया है, और भारत मुंबई 2023 तक की अध्यक्षता करेगा। भारत मुंबई कितने वर्ष तक, कितने दिनों तक करेगा? 2023 तक की अध्यक्षता करेगा। और क्या है, आइए बात करते हैं और भी चीज़ें इसके बारे में। भारत दक्षिण कोरिया की जगह लेगा। भारत ने क्या किया है? दक्षिण कोरिया की जगह एशिया संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी एपी में सह अध्यक्षता चुना गया है, और एपी में की अध्यक्षता इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचर के द्वारा की जाती है। जो आपका एपी है, यानी कि जो मैंने आपको एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप जो है, इसकी शुरुआत किसने की है? किसके द्वारा प्रयोजित की जाती है? तो आपकी IUCN के द्वारा, जो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन के द्वारा इसकी प्रयोजित किया जाता है इसको। और एपी को आधिकारिक रूप से 2014 में ऑस्ट्रेलिया ने IUCN वर्ल्ड पाकर्स कांग्रेस के दौरान इसे लॉन्च किया था। तो इसे एपी को कब लॉन्च किया गया था? 2014 में लॉन्च किया गया था। कहाँ किया गया था? ऑस्ट्रेलिया में किया गया था, और ऑस्ट्रेलिया ने किया था, और IUCN वर्ल्ड पाकर्स कांग्रेस के दौरान, यानी सम्मेलन के दौरान। आइए बात करते हैं IUCN के बारे में। IUCN क्या है? IUCN के बारे में यदि हम बात करें तो IUCN का फुल फॉर्म हो जाता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, इसी के बारे में हम बात कर रहे थे। यह क्या है? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। देखिए आपको ध्यान रखने वाली बात क्या है? IUCN क्या है? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए समर्पित एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अभी इसके बारे में और भी मैं आपको विस्तार पूर्वक बताता हूँ कि IUCN की स्थापना कब हुई थी और यह किस प्रकार की संगठन है। IUCN किस प्रकार की संगठन? अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में। कहाँ पर हुई थी? फ्रांस में हुई थी। और इसका मुख्यालय कहाँ है? ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। तो इसका मुख्यालय क्या है? ग्लांड, स्विट्जरलैंड में। IUCN के बारे में और भी बात करें तो यह किस पर काम करते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए संगठन का लक्ष्य देखो, विश्व की सबसे विकट और पर्यावरण और विकास संबंधित चुनौतियों के लिए व्यवहारिक समाधान खोजने में सहायता करने का काम कौन करता है? IUCN करता है। संघ विश्व के विभिन्न संरक्षण संगठनों के नेटवर्क प्राप्त जानकारी के आधार पर लाल सूची भी प्रकाशित करता है। देखिए ये क्या करता है? विश्व में जो सबसे अधिक संकटग्रस्त प्रजातियां हैं या पौधे हैं, उन पर ध्यान देता है और उनको संरक्षण करने का काम करता है। पर्यावरण से संबंधित यह संगठन है जो एक तरीके से जो पौधे हैं, जो प्रजातियां हैं, उनके लिए यह काम करती है। कौन? आपकी IUCN करती है। ठीक है, एक तरीके से प्रजातियों के लिए मेन तरीके से तो इसका फुल जो फोकस रहता है वो प्रजातियों के लिए। और जो प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ लाल सूची जारी करती है IUCN क्या करती है? विलुप्त नामक सूची जारी करती है। आपके संकटग्रस्त और खतरे से बाहर और जो खतरे में है उन सभी की IUCN क्या करता है? लाल सूची जारी करता है। ठीक है, तो इसके बारे में यदि आपको और भी विस्तार पूर्वक जानना है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपको IUCN के बारे में पूरी चीज़ें बता दूंगा बहुत अच्छे तरीके से विस्तार पूर्वक। तो मित्रों आइए बात करते हैं आज के ट्रेडिशनल टॉपिक में। कल का जो क्वेश्चन पूछा गया था, आज आइए बात करते हैं पहले कल के क्वेश्चन की बात करें तो पूछा गया था कल के क्वेश्चन में, संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को ही क्यों चुना गया था? क्योंकि
आपका सी नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि कांग्रेस ने 1930 में स्वाधीनता के रूप में मनाया था, क्योंकि कांग्रेस ने इसे स्वाधीनता के रूप में 1930 में इसको 26 जनवरी के दिवस के रूप में मनाया था। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें तो भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? तो भला कौन नहीं जानता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया? इसको भला कौन नहीं जानता, भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया दोस्तों? तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान अस्तित्व में आया। अब आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। तो भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने किया था। इनके बारे में आप जानते ही हो। नेक्स्ट बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। बात करें तो संविधान की मसौदा समिति के अध्यक्ष, जिसे ड्राफ्ट कमेटी के समक्ष प्रस्तावना किसने प्रस्तुत किया था? तो जो आपका उद्देश्य प्रस्ताव है उस समिति के संविधान के मसौदा समिति के मसौदा समिति यानी ड्राफ्ट कमेटी के समक्ष जो आपके ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। लेकिन उनके समक्ष प्रस्तावना जो उद्देश्य प्रस्ताव है उसको प्रस्तुत किया, किसने प्रस्तुत किया था? 1946 में किया था। किसने किया था? आपका जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था। जवाहरलाल नेहरू जी किया था, जो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री रहे। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगले प्रश्न की बात करें तो संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति निदेशक तत्व सिद्धांत किसी बैंक के देय या उस चेक की तरह है जिसका भुगतान अपने सुविधानुसार करता है। ठीक है, इसको किसने कहा था दोस्तों? केटी शाह ने कहा था। किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। किसने कहा था? केटी शाह ने कहा था। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। एक मिनट, इसको तो मैंने बता ही दिया। अब आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। भारत में कैबिनेट मिशन के लिए भेजा गया था। भारत में कैबिनेट मिशन के लिए किसे भेजा गया था? शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए। आइए बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? कैबिनेट मिशन के तहत। ठीक है, कैबिनेट मिशन के कहने पर। भारत के संविधान का गठन किसके द्वारा किया गया था? किस विधानसभा के द्वारा किया गया था? किसके द्वारा किया गया था? विधानसभा के द्वारा किया गया था। तो आज का क्वेश्चन ऑफ द डे जो है, आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया था? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रगान की बात की जा रही है। ठीक है, राष्ट्रगान की बात की जा रही है, कब अपनाया था? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ ही साथ मैं आप सभी लोगों से भी कहना चाहूँगा दोस्तों, आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करते जाएं और सब्सक्राइब भी करते चलें, कमेंट करते चलें, लाइक ज़रूर करें, क्योंकि आप प्रोत्साहन देंगे तो हम और अच्छी से अच्छी वीडियो आप तक पहुँचाएँगे। दूसरी चीज़ें मैं आप सभी लोगों से भी कहना चाहूँगा, यदि थोड़ा सा हमें टाइम का बाउंडेशन ना रहे, कम से कम 30 से 35 मिनट 40 मिनट की यदि वीडियो बने, तो मैं डेफिनेटली कहता हूँ आपको करंट अफेयर्स में इस तरह पढ़ा दूँ कि कोई नहीं पढ़ा पाएगा पूरे यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, लेकिन सिर्फ एक टाइम बाउंडेशन की वजह से क्या हो जाता है कि मुझे बहुत ज़्यादा चीज़ें छोड़ना भी पड़ता है और बहुत तेज़ी के साथ चलना पड़ता है। फिर भी क्या हो जाता है, आपकी टाइम हो ही जाता है 24 से 25 मिनट। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। आपको यह वीडियो कैसे लगी आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।